गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर हक। आज मैं आपको पार्वो वायरस के क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके पहले कि आपको मैं लक्षण बताऊं, एक दो चीज़ें आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आखिर ये सिम्टम आता क्यों है इस वायरस का। तो जो वैक्सीन हम करते हैं उसमें एक इम्यूनिटी गैप होती है। जैसे मदर से जो इम्यूनिटी आई वो जब ख़त्म होने लगती है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, उससे आपको जानकारी हासिल हो गई होगी। और दूसरा ये है कि एक एंटीबॉडी का गैप हो जाता है, एंटीबॉडी वेन कहते हैं, जिससे कि जो मदर से जो एंटीबॉडी आई वो कम पड़ जाती है, जिसके कारण वायरस डोमिनेट कर जाता है इस बीमारी को उत्पन्न करने में। और यही कारण है कि बीमारी शरीर के अंगों को क्षतिग्रस्त करती है, जिसके फलस्वरूप कुछ लक्षण हम लोगों को दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग सिम्टम्स या हिंदी में लक्षण कहते हैं। तो पहला लक्षण इसमें शरीर का तापमान का बढ़ना है। लेकिन फिर यहाँ भ्रमित आप न होंगे, किसी किसी पपीज़ में फीवर बिल्कुल नहीं होता है और किसी किसी में 106 डिग्री, 105 डिग्री, 104 डिग्री तक रहता है। तो अगर पपी को बुखार नहीं है, फीवर नहीं है, तो आप भ्रमित ना हो, बल्कि आप इसका उपचार सही समय से कराएं। लक्षण में सबसे पहले फीवर आएगा, पपीज़ अपना खाना पीना छोड़ देगा और धीरे धीरे यह बीमारी आंत के हिस्से को या फिर शरीर के अन्य अंगों को क्षतिग्रस्त करेगा, जिसके कारण उसको डायरिया और वोमिशन दोनों होगा। इसमें सारी चीज़ें आपकी जानकारी में है, लेकिन कुछ जो टिपिकल हैं जो आपकी जानकारी में नहीं है वो मैं आपको बताते चलूँ। डायरिया होता है लेकिन इसका रंग अलग होता है। दूसरी चीज़ ये है कि डायरिया होता है लेकिन इसका स्मेल, जो सुगंध है, जो गंध है, वो बहुत दुर्गंधित है, आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपने पपीज़ का या किसी अपने फ्रेंड्स के पपीज़ का जब आप डायरिया देखें और उसमें गंध है, दुर्गंध है यूँ कहें, तो आप समझ लीजिए कि इसको पार्वो हो रहा है और डायरिया भी हो रहा है, कंट्रोल नहीं है। इसमें लाल तो कभी कभी आएंगे लेकिन कलर चेंज होता है। मैं यहाँ एक बहुत अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता दूं कि जो कत्था हम लोग खाते हैं, स्टूल का रंग बिल्कुल कत्थे के रंग का हो जाता है, या कभी कभी काला भी होता है। काला इसलिए होता है कि खून जो ऊज आउट हुआ इंटेस्टाइन में वो वहाँ पे डाइजेस्ट होता है, जिसके चलते खून कभी कभी लैट्रिन काला हो जाता है। तो इस उल्टी और डायरिया के चलते शरीर का पानी गिरने लगता है और डिहाइड्रेशन। अब आप कैसे जानेंगे कि इसकी डिहाइड्रेशन है? आप शरीर के पेट के ऊपरी हिस्से को या दोनों कानों के बीच के हिस्से को अंगूठे से, अपना अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से दबा करके ऊपर अपनी तरफ थोड़ा सा जोर से नहीं, आहिस्ते से ऊपर खींचें और छोड़ दें। अगर वो स्किन तेज़ी से लौट जाता है अपनी ओरिजिनल यथावत स्थिति में, तो आप समझें कि इसको डिहाइड्रेशन है। लेकिन वह स्किन एक फोल्ड बना रहा 1 से 2 मिनट से ज़्यादा अगर रह जाता है, तो आप समझिए कि इसको डिहाइड्रेशन हो गया, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया। वो विस्तार से भी मैं नहीं बताऊंगा, आप यूँ समझें कि इसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। दूसरा ये देखेंगे कि इसके नाक के ऊपर जो पानी रहता था वो सूख गया। तीसरा लक्षण ये देखेंगे कि उसके आँख के चारों तरफ की गहराई होती है, उसमें दोनों आँखें धंस जाएंगी, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में धंसना कहते हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, आई ऑर्बिट। उसके अंदर दोनों आँखें अंदर चली जाएंगी। 2-3 दिन पहले जब बीमारी शुरू नहीं हुई थी तो नहीं धंसा था, लेकिन अब धंसा हुआ रहेगा। चौथा लक्षण मैं आपको बता दूं, जो इस बीमारी का मुख्य लक्षण है कि शरीर का वजन बहुत तेज़ी से घटने लगता है। शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोरी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता घट जाती है। कारण इसका यह है कि यह वायरस इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करता है, बोन मैरो को भी ये डिस्टर्ब करता है, जिसके चलते जो शरीर में इम्यून बनना चाहिए, जिसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, वो घट जाती है। तो यही मुख्य पांचवी लक्षण मैं बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी आप देखेंगे कि स्टूल में जो उसका जो लैट्रिन है उसमें श्रेड्स आते हैं। अब आपको चिंता होगी कि वो आंतरिक कट के आ रही है, आखिर क्या वजह है डॉक्टर साहब, इसका कारण बताइए।
तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होता है तो जो म्यूकस लेयर है इंटेस्टाइन का वो श्रेड आउट होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इन्फ्लामेशन के वजह से। उसका चिपकना, वो चिपकते रहना चाहिए टिश्यू को, लेकिन वो अलग हट जाता है। जब वो अलग हट जाता है, जब सीवियर इन्फ्लामेशन होता है तो, और इंटेस्टाइन में इस पानी को और खाने की पदार्थ को जो ऑलरेडी मौजूद है इंटेस्टाइन में, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रहती है, तो वो एज इट इज़ जिस यथावत स्थिति में है वो वैसे ही वो बाहर आता है। उसके साथ वो इंटेस्टाइन का ऊपरी हिस्सा, इंटेस्टाइन कट के नहीं आता, इंटेस्टाइन का ऊपरी हिस्सा का जिसको हम लोग श्रेड्स करते हैं वो आने लगता है। लेकिन जब भी श्रेड आएगा स्टूल का रंग, उसके लैट्रिन का रंग बदल जाएगा, वो या तो रेडिश होगा या फिर ब्राउनिश होगा। तो ये मुख्य लक्षण थे जिसको मैंने आपको बता दिया। अब आप आएँ कि इसको हम डायग्नोज कैसे करें, कैसे जानेंगे कि इसको पार्वो है। पार्वो आज कुछ डायग्नोज करना आजकल बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आजकल रेडीमेड इंस्टेंट किट्स आ गए हैं जिसके ज़रिए इमीडिएट 5 मिनट के अंदर आपको रिज़ल्ट मालूम हो जाएगा। लेकिन फिर मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये जो इंस्टेंट किट्स है, रेडीमेड किट्स है, पार्वो वायरस किट्स है, डिस्टेंपर किट्स है, इनके रिज़ल्ट्स 100% सही कभी कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप एक और टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, उसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या घट जाएगी वायरल इन्फेक्शंस के कारण। तो ये लक्षण देख लिया आपने, स्मेल देख लिया, ब्लड टेस्ट अगर चाहें तो आप करा लीजिए, और आपने लक्षण में प्रमुख कारणों को देख करके आप अपनी इस बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसका उपचार कैसे करें। मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, चूँकि ये वायरल बीमारी है इसलिए इसका कोई डायरेक्ट उपचार नहीं है। फिर मैं ये अपने कथन को दोहराना चाहूँगा कि अगर कोई कहता है कि मैं इस पपीज़ को पार्वो वायरस है और मैं इसका इलाज 100% कर दूँगा, तो शायद वो आपको भ्रमित कर। तो अगर वो ठीक भी होगा तो उसमें 50% उस पपीज़ का अपना रोल है, उसका इम्यून सिस्टम है, वायरस का विरुलेंट नहीं होना है, और कितनी मात्रा में वो वायरस अंदर शरीर के अंदर गया है इस पर भी ये निर्भर करता है। इन्हीं कारणों के कारण आप देखेंगे कि कुछ पपीज़ इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और कुछ पपीज़ जो है कमज़ोर होते होते उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको बीमारियों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। तो आप उपचार में क्या करें, आप सबसे पहले आपका काम है, चूँकि आपको पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि डिहाइड्रेशन सीवियर होता है, वो कैसे जानेंगे ये भी बता दिया आपको। उसके स्किन को पकड़ के दोनों कानों के बीच को या पेट के ऊपरी हिस्सा को, जो रीढ़ की हड्डी है उसके थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर नीचे हट के फ्लैंक रीजन में पकड़ के अपनी तरफ खींचिए और छोड़ दीजिए। अगर तुरंत अपने जगह पर वापस जाता है तो डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर नहीं है, आपके पपीज़ को बचने की संभावना अधिक है। लेकिन अगर वो स्किन जो आपका खींचा हुआ है वो अपने ओरिजिनल स्थिति में जाने में काफ़ी देर लगा देता है, तो आपकी पपी की कंडीशंस में थोड़ी चिंता की विषय है। अब आपको तुरंत इलाज के लिए अपने निकटतम पशु चिकित्सक के पास या जो स्पेशलाइज्ड है इस फील्ड में उनके पास जाने की आवश्यकता है। अब इलाज क्या कराएंगे, सबसे पहले प्रॉपर डिहाइड्रेशन का उल्टा है डिहाइड्रेशन, तो आप डिहाइड्रेशन का उल्टा है रिहाइड्रेशन। अब आप उसको रिहाइड्रेट कराएंगे। कैसे रिहाइड्रेट कराएंगे, पेरेंट्रल कराएंगे, मतलब कि आप वेन के थ्रू, वर्ल्ड हेल्थ या बिल्कुल साइंस के जरिए ये स्थापित हो चुका है कि ओरल रिहाइड्रेशन, जो माउथ के जरिए ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है, वो उत्तम है वेन के द्वारा देने में से भी। लेकिन अगर एक्यूट स्टेज में बीमारी है तो वहाँ वेन में देना ज़रूरी है। लेकिन पप में ये बहुत बड़ी कठिनाई है कि हमको ORS पिलाने में काफ़ी कठिनाई होती है। दूसरी एक चीज़ और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता चलूँ कि जैसे आप कोई चीज़ जो पप उल्टी कर रहा है उसको आप ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करेंगे तो उसकी उल्टी की संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रेस होता है। इसलिए आप ज़बरदस्ती उसको कोई भी तरल पदार्थ पिलाने की कोशिश न करें, यहाँ तक कि आप खिलाने की भी कोशिश नहीं करें, बल्कि उसको हम लोग पेरेंट्रल, वो तो ओरल फीडिंग हो गया मुंह के द्वारा,
हम इसको पेरेंट्रल फीडिंग करते हैं। क्या है पेरेंट्रल फीडिंग? ये नस के द्वारा जो पानी चढ़ाते हैं इसको हम पेरेंट्रल फीडिंग करते हैं, इसके द्वारा पानी चढ़ाएं। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि कौन सा पानी चढ़ाएं। मूलतः देखा गया है कि 3 तरह के पानी होते हैं। एक तो नॉर्मल सलाइन है जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, एक है डेक्सट्रोज और तीसरा है रिंगर्स लैक्टेट। अगर दोनों हो रहा है, उल्टी और लैट्रिन दोनों, क्योंकि लैट्रिन में कार्बोनेट सॉल्ट्स का लॉस ज़्यादा होता है इसलिए इसमें रिंगर्स लैक्टेट को पहले चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद से क्लोराइड सॉल्ट्स का भी, सोडियम सॉल्ट्स का भी लॉस ज़्यादा होता है, सोडियम क्लोराइड चढ़ाना चाहिए जिसको हमको नॉर्मल सलाइन कहते हैं। ये 0.9% नॉर्मल सलाइन है। और रिंगर्स लैक्टेट वो रेडीमेड सॉल्यूशन आता है, उसमें कार्बोनेट्स रिंगर्स लैक्टेट है जो कि आगे चल कन्वर्ट हो जाता है एल्कलाइंस में। और ये बॉडी को जैसे डिहाइड्रेशन होता है, सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो सिस्टमिक एसिडोसिस होता है, और यही सिस्टमिक एसिडोसिस पपीज़ की मृत्यु का कारण बनता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम रिंगर्स लैक्टेट देते हैं, जिसका प्रेफरेंस मैं अपने तरफ से पहले रिकमेंड करता हूं कि पहले रिंगर्स लैक्टेट दें। और इसका डोज है 10 ml पर kg बॉडी वेट इंट्रावेनस। फास्ट न दें। अगर बहुत एक्यूट डिहाइड्रेशन है तो फास्ट दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त पपीज़ के हार्ट को कंट्रोल करने, पपी के हार्ट को मॉनिटर करने की आवश्यकता है। सोडियम क्लोराइड उसके पास बात है, ml पर kg बॉडी वेट इंट्रावेनस देंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, और प्रिय दर्शकों को भी और जो जानकार दर्शक हैं उनको भी, कि फ्लूइड इतना न चढ़ाएं कि वो इसकी मृत्यु का कारण बन जाए। और ऐसा होता है, ये साइंटिफिक तौर पे एस्टेब्लिश्ड है, जिसको कहते हैं ओवर रिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में थोड़ी देर तक तो पपी सर्वाइव करेगा, लेकिन जब ओवर रिहाइड्रेशन होगा, मतलब कि ओवर फ्लूइड थेरेपी भी कहते हैं, जैसे ओवर फ्लूइड थेरेपी होगी, हार्ट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और हार्ट का फंक्शन बंद होगा और हार्ट अटैक से पपीज़ की मृत्यु टेबल पर ही, जहाँ पर ये फ्लूइड थेरेपी हो रहा है, वहीं होने की संभावना है। तो इसके बाद आप एंटीबायोटिक भी देते हैं, आपके डॉक्टर जो चाहते हैं। लेकिन फिर आप प्रश्न ये उठता है कि एंटीबायोटिक क्यों देंगे जब इसका इलाज नहीं है। हाँ, इसका उत्तर है चूँकि पपीज़ का इम्यून सिस्टम घट गया, जो एंट्रिक बैक्टीरिया हैं वो मौका पा लेते हैं जब गट की इंटराइटिस होती है, ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं, उसके द्वारा इंटर कर जाते हैं और पूरे सिस्टम में फैल करके टॉक्सीमिया करते हैं, जिसके चलते टॉक्सिक शॉक होता है और यह टॉक्सिक शॉक मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए एंटीबायोटिक का देना आवश्यक है। उल्टी के लिए भी जो सुटेबल दवा है वो देंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एंटीमेटिक ड्रग्स है। जो आंत में जो छिलके पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं, जिसको अल्सर कहते हैं, उन छालों को भरने के लिए आप दवा दे सकते हैं, जो कि रेनिटिडीन है, सिमेटिडीन है। इसका इंजेक्शन आता है। प्रेफरेबली जब तक पपी उल्टी कर रहा है, लूज मोशन कर रहा है, ज़्यादा तौर पे उल्टी कर रहा है, तब तक ओरल फीडिंग भी न दें, ना ही ओरल मेडिकेशन दें। मैक्सिमम कोशिश करें कि इसको पेरेंट्रल थेरेपी ही दें। रिहाइड्रेशन के बाद आप एक चीज़ पे और ध्यान देंगे, ये भी देखेंगे कि पपी जिसको पानी चढ़ा उसको यूरिन पास हुआ कि नहीं। अगर यूरिन भी पास होता है और आपके पपी का कंडीशन भी सुधर रहा है पानी चढ़ाने के बाद, तो आप स्वस्थ रहें कि आपकी पपी की रिकवरी हो रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में और जानकारी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जब तक के लिए जय हिंद।